हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, खमा खणी, जय जोहार साथियों। राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है बारूद स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास है हिंदी व्याकरण की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन है आज तक के आए हुए जो एग्जाम है उनमें से ही मैंने सेलेक्ट कर करके ही मैं आपको पूछूंगा, लेकिन टॉपिक वाइज पूछेंगे। इससे पहले का अपना जो वीडियो है वो वर्णमाला एवं लिपि से है, तो उसी का ही यह दूसरा पार्ट है दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो इस निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? एक मिनट, पेन ले लेता हूँ। तो अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले अल्प प्राण को समझने की कोशिश करो। अल्प प्राण का मतलब यह होता है जिन वर्णों को बोलते समय जो प्राण वायु है वह कम ली जाए और कम छोड़ी जाए, यह उसके द्वारा बोले जाते हैं, वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब इसी का ही एक दूसरा रूप होता है, अल्प प्राण के अलावा एक होता है जो महाप्राण होते हैं। कौन से? महाप्राण होते हैं। अब महाप्राण में वो वाले वर्ण सारे के सारे लिए जाते हैं जिनमें ज्यादा प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कौन से? जिसमें दबाव रहता हो, ऐसे। ठीक है, जैसे भ, फ, अ, स, ह, इस प्रकार के जो ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद में वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो होते हैं वह महाप्राण में आते हैं। तो देखो, मैंने महाप्राण के लिए आपको बताया कौन सा? वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण, ये जो है वो किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। तो सब आप अल्प प्राण में देखो, अब सोचने की कोशिश करो कि ये तो इसमें कट गए, तो अब बचे कितने? तो वर्ग का पहला, दूसरा और पांचवा और अंतस्थ वर्ण, ये जो होते हैं वो अल्प प्राण में होते हैं। अब आप ये देखो कि इसमें पहला, तीसरा कौन वर्ण कहाँ पर आपको दिखेंगे? तो देखो, क वर्ग का पहला है, ख नी, ग, ये ग गमले वाला ग, ठीक है क्या? वर्ग का तीसरा है, और एक ग घड़ी का आता है, वो वर्ग का तीसरा चौथा आता है। तो इसमें अपना जो उत्तर हो जाता है वो तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि इसको मैं बिठा देता हूँ ताकि अपने आसानी से और बाकी की चीज़ें समझ सकें। तो मैं दोस्तों, क्या है कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल में पता चले, जिससे क्या है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर आ जाते हैं, ऐसा रहता है, तो अपन आसानी से जवाब दे सकें। और मैं तो यही कहूंगा, जैसे किसी भी प्रश्न को आप पढ़ते हो तो उसके सभी के सभी ऑप्शनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप एक प्रश्न के 4 ऑप्शन को समझोगे, यानी कि आप मान के चलो कि आप एक प्रश्न के साथ साथ में 4 प्रश्न की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अल्प प्राण जो है वह अल्प प्राण है जो किसको कहते हैं? जिसको बोलते समय अपने मुख विवर से कम प्राण वायु निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में कम प्राण वायु निकलती है तो सीधी सी बात है, कौन कौन से ऐसे ही होंगे जो कि ज्यादा घर्षण ना हो। ठीक है, प्राण वायु का, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है और अंतस्थ जो वर्ण है वो किसमें? अल्प प्राण में आएंगे। तो महाप्राण में कौन आएंगे? महाप्राण में आएंगे दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण जो है वो महाप्राण में आ जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन है, ये पूछा है। तो देखो, आपको पहले ही बता दिया है कि अघोष में कौन से आते हैं? 1, 2 और तीनों सकार, स, श और श, ये आ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो अब इसमें से आप देखो, क्या वर्ग का पहला दूसरा कहीं दिख रहा है? क्या वर्ग का पहला दूसरा कहीं दिख रहा है? क्या वर्ग का पहला दूसरा कहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर क और ख। तो क और ख क्या है? अघोष वर्ण है। तो बाकी के जो हैं वो कौन से हैं? तो बाकी के जो वर्ण हैं वो कौन से हैं? यह हो जाएंगे सघोष वर्ण। कौन से? सघोष वर्ण या घोष वर्ण, इसको अपन कह सकते हैं। तो सघोष वर्ण में कौन से होते हैं? सघोष वर्ण में होते हैं वर्ग के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे, ये जो होते हैं वह सघोष में आ जाते हैं। और इसके बाद में जो स्वर होते हैं वो भी इसी में ही गिने जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है अपने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंत्य है? देखो, उच्चारण स्थान आपको अच्छे से मैंने बता दिए थे, लेकिन मैं फिर भी आपको हर प्रश्न के साथ में वो रिपीट इसलिए करवाऊंगा क्योंकि अपने और कंठस्थ हो जाए। अपन को सिर्फ सीखना नहीं है, बहुत अच्छा सीखना है इसलिए। ठीक है, तो देखो, दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? तो ल, उसके बाद में त वर्ग, ठीक है क्या, ये जो है वो हो जाते हैं अपने दंत्य वर्ण हो जाते हैं। वर्ग लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे त वर्ग का कौन कौन सा दिख रहा है। तो देखो, त बिल्कुल है, द बिल्कुल है, लेकिन श क्या है? श तो मूर्धन्य है। कौन सा है? मूर्धन्य है। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है क्या? इसके बाद में देखो, ये मूर्धन्य का जो सूत्र है वो कौन सा है? री टू लशाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम मूर्धा है। ठीक है, यानी कि
री आ जाएगा और री भी आएगा और ट वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? मूर्धा में आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में श आएगा, वो भी मूर्धा में ही आएगा, तो ये ध्यान में रखना है अपने। उसके बाद में त, बिल्कुल ये दंत्य है। थ, ये भी दंत्य है, लेकिन श क्या है? श जो है वो तालव्य है। कौन सा? तालव्य। ये आपको ध्यान में रखना है। ईचु ईशा नाम तालु से सूत्र से यह बनेगा, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है क्या? च वर्ग आ जाएंगे, ई आ जाएगा और ये शकार आ जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। द त वर्ग में आता है, द वर्ग में आता है, लेकिन ह क्या है? ह कंठ्य है, ये ध्यान में रखना। ठीक है क्या? कंठ्य है। फिर त, थ और स, ये जो है वो है दंत्य वर्ण। कौन से हैं? दंत्य वर्ण। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यह 4 हो जाएगा। आपको ये बाकी के ऑप्शन है उसमें भी आपको समझना है कि ये ऊपर का जो श है ऑप्शन 2 में, जो पहले वाला जो दे रखा है वो कौन सा है? तो ये है मूर्धन्य शकार। नीचे जो है वो कौन सा है? तालव्य शकार। ह किस में आता है? ह कंठ में आता है, तो ये ध्यान में रखना है। जो इसके उच्चारण के जो स्थान के जो सूत्र है वो अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों से स्पर्श करती है? तो देखो, दांतों से स्पर्श किससे करती है? अब जैसे सीधी सी बात है कि अपन जो भी उच्चारण कर रहे हैं उसमें अपनी जो जीवा है अपने मुख के जिस जिस अंग से स्पर्श करती है उस अंग के उच्चारण स्थान को माना है। तो अब दांतों को अगर जीभ स्पर्श करे तो सीधी सी बात है, अपन से ये कौन सा पूछ रहा है? दंत्य वर्ण पूछ रहा है। कौन सा? दंत्य वर्ण पूछ रहा है। आपको दंत्य वर्ण में आपको पहले ही पता है, दंत्य वर्ण में कौन सा आ जाएगा? ल आ जाएगा, त आ जाएगा, त वर्ग आ जाएगा और सकार आ जाएगा। कौन सा? सकार। अब आप देखो यहां पर कहीं पर ल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। त वर्ग का कोई वर्ण दिख रहा है? बिल्कुल त ही दिख रहा है। त वर्ग का क्या? त ही दिख रहा है, तो ये आ जाएंगे। और स होता तो भी वो दंत्य आ जाता। आपको ध्यान में रखना है, क है वो कंठ से आता है, च है वो तालु से आता है, प है वो मूर्धन्य से आता है और त है वो दंत्य से आता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? कौन से? घोष वर्ण की बात की जा रही है। घोष किसको कहते हैं? घोष वर्ण उनको कहते हैं जिनको बोलते समय मुख विवर से जो वायु निकलती है वो घर्षण करती हुई निकलती है, उसको घोष वर्ण कहते हैं। अब घोष वर्ण में उन्होंने कहा है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो घोष वर्ण में होते हैं दूसरा वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो है वो घोष वर्ण में आते हैं। ठीक है क्या? और इसके बाद में स्वर वर्ण है वो भी घोष में ही आएंगे। अब अपन को देखना है कि इसमें से कौन सा अपने घोष वर्ण का है, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या स्वर से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है क्या? तो देखो, थ क्या है? नहीं, ये तो दूसरा है वर्ग का, ये तो है ही नहीं। ख, ये भी दूसरा है, ये भी नहीं है। च जी, ये च जो है वो भी वर्ग का पहला है, ये है ही नहीं। ह, बिल्कुल ह जो है उसको बोलते समय घर्षण होती है अपनी प्राणवायु, तो ह जो है वो किस में आ जाएगा? घोष वर्ण में आ जाएगा। मैंने इसलिए अभी ये आपको नहीं बताया कि ह जो है वो घोष वर्ण में आता है, क्योंकि अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये अपने दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो ह को ध्यान में रखना, ह क्या है? घोष वर्ण है। आपको ये घोष वर्ण और अघोष वर्ण में आपको ये चीजें नॉर्मल सी ध्यान रखनी है कि जिनको बोलते समय अपने मुख विवर से जो प्राणवायु है वह घर्षण करते निकलती है तो घोष वर्ण, घर्षण करते हुए ना निकले या कम घर्षण करे तो अघोष वर्ण। अब ह बोलेंगे तो घर्षण करेगा, तो ये उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। किस क्रम में, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन को बताना है किस वर्ण में अघोष व्यंजन है। क्या है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन के लिए कौन सी बात कही थी? पहला, दूसरा और सकार तीनों, स श श, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 1 2 3 तीनों सकार, 1 2 3 तीनों सकार, ध्यान में रखना है। ठीक है क्या? फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें वर्ग का पहला, दूसरा या सकार से कोई संबंधित है। तो त थ द तीसरा आ जाता है और ध चौथा आ जाता है, ये तो तीसरा चौथा हो गया, है ही नहीं। इसके बाद में अंग और न, ये तो पांचवा हो गया, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद में प फ, बिल्कुल ये पहला दूसरा ही तो है, प फ, तो प फ जो है वह अघोष व्यंजन में आएंगे। उसके बाद में ग घ, ये तीसरे में आ जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है ये तीनों जो है वो किस में है? सघोष में है, सघोष। तो अघोष में कौन सा है? ये अपना प फ, वर्ग का पहला, दूसरा, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या था? ऊष्म व्यंजन था जिसमें प्राणवायु अधिक से अधिक निकले, वह ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन में कौन से हो जाते हैं? पहले से ही अपन ने क्लियर है, पिछले वीडियो में भी अपन ने देखा था, इस वीडियो में भी अपन देख चुके हैं। कौन से? श श स ह, ये कौन से ऊष्म व्यंजन है।
अब देखो इसमें क्या इन तीनों में से कोई है क्या? बिल्कुल ये है श, स, श, यानी कि य नहीं है। तो य क्या है? य जो है वह अंतस्थ में आ जाएंगे। किसमें? अंतस्थ में आते हैं। तो अंत्येष्ट वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, ये अंत्येष्ट वर्ण है। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। किस क्रम में विवृत स्वर है? किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर का मतलब होता है देखो समृत जिसमें कम मुख खोले और विवृत जिसमें अधिक मुख खोले। तो विवृत में कौन से आ जाएंगे? आ जो है विवृत में आएगा, तो एकमात्र आ जो होता है वो विवृत में होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है नेक्स्ट। और तो फिर ई से उ आ को छोड़कर अ ई उ ए, ये जो है वो विवृत समृत में आ जाते हैं। ठीक है क्या? समृत में आते हैं, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है क्या? आपको ये एक बात और बता दूं कि ये ए होता है वो अर्ध समृत में आता है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन आपको विवृत के लिए क्लियर है कि विवृत में आ ही रहेगा। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? व्यंजन जो ध्वनियां हैं उनका वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो यह होता है 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर किया जाता है। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? तो व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण जो प्रमुखतः 2 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से? तो एक तो होता है प्रयत्न, प्रयत्न, और दूसरा है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो यह ध्यान में रखना है, व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया जाता है, 2 आधारों पर किया जाता है, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण के बारे में आप सभी जानते हो, कोशिश करो उत्तर देने की सबसे पहले तो। ठीक है मैं बता देता हूं इस प्रश्न का उत्तर। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो महाप्राण में ज्यादा प्राण वायु निकलती है, वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण होते हैं। अब देखो यहां पर कोई है क्या दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण का? तो ख दूसरा है, ग चौथा है, तो ये महाप्राण का हो जाएगा। जबकि य र क्या है? अंत्यस्थ है, और त द क्या है? ये भी अल्प प्राण में आएंगे, और क च क्या है? अल्प प्राण में आने वाले हैं। तो ख और ग जो है वह महाप्राण में आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन से हैं? सघोष अल्प प्राण कौन से हैं ये बताना है। तो सघोष अल्प प्राण में कौन से आ जाएंगे? तो सघोष को पहले देखते हैं अपन, सघोष में कौन से आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर। ठीक है क्या? स्वर और ह, और अंत्यस्थ कौन से? अंत्यस्थ। ठीक है क्या? अब आपको यह बताना है कि अल्प प्राण में कौन से आते हैं। तो बिल्कुल अल्प प्राण में आते हैं, एक तो आ जाएगा अपना तीसरा, पांचवा और अंत्यस्थ वर्ण जो है वो अल्प प्राण में आते हैं। अब अपन को देखना है कि इसमें से तीसरे का कोई है क्या? नहीं, ये तो है ही नहीं, ये सघोष नहीं है, ये अघोष है। द पांचवा तो है, लेकिन क्या अंत्यस्थ है? जी नहीं, अभी अंत्यस्थ ये नहीं है। फिर तो फिर कौन सा है? छ, छ है क्या? नहीं, छ भी नहीं है। ग है क्या? ग भी नहीं है। तो फिर होगा कौन सा? निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन सा है? तो निम्न में से सघोष अल्प प्राण का मतलब सघोष में कौन से आते हैं? तो सघोष में आते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर वर्ण आ जाते हैं और अंत्यस्थ वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण में कौन से आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं संत्यस्थ वर्ण तो आते ही हैं, बाकी इसके साथ में एक, उसके बाद में 3 और 5 ये जो है वो अंत्यस्थ में आते हैं, सॉरी अल्प प्राण में आते हैं। अब अपन को देखना है कि क्या यहाँ पे वर्ग का पांचवा वह कहीं पर मिल रहा है क्या, वो देखते हैं पहले तो बिल्कुल पांचवा कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। त वर्ग का आता है, त वर्ग का अंतिम त थ द ध न, बिल्कुल ये है ही नहीं तीसरा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो कौन सा? 3 तो यही मिल गया अपन को, तीसरा तीसरा ये रहा। तो सघोष अल्प अल्प प्राण कौन से? द, अपना उत्तर तो ये हो गया। ठीक है क्या? लेकिन बाकी क्या है उनको देखते हैं। क क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है। छ क्या है? वर्ग का छ वर्ग का दूसरा वर्ण है। घ क्या है? वर्ग का चौथा वर्ण है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा जो है वह इसमें नहीं आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना, इसका उत्तर हो जाएगा द। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन की बात की जा रही है। अघोष में कौन से आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सकार। ठीक है क्या? तो आप अपन को देखना, वर्ग का पहला दूसरा कहीं पर है, त थ, पहला वर्ग का
दूसरा, पहला दूसरा है। ठीक है, तो अपना उत्तर तो यहीं पर आ गया। तो ये बाकी के क्या क्या है, तो बाकी के जो हैं वो हैं सघोष वर्ण। कौन से? सघोष वर्ण, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को दो वर्ग बनाते हैं। कौन कौन से? कंपन के आधार पर दो वर्ग कौन कौन से बनते हैं? तो दो वर्ग बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सघोष, अघोष और सघोष हो जाएगा। तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? तो अघोष और सघोष। सघोष में क्या होगा, यहाँ पर जो स्वर तंत्रियां है वो कंपन करती है, अघोष में स्वर तंत्रियां है वो कंपन नहीं करती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि का मैं फिर से बता रहा हूं आपको, कौन सा? 1, 3, 5 और अंत्यस्थ वर्ण जो है वो अल्प प्राण में आते हैं। अब अपन को देखना है कि पहला, तीसरा, पांचवा या अंत्यस्थ वर्ण है कहीं पर। देखो यहाँ पर दूसरा है ट, ठ, ड, ढ, ये चौथा आ जाएगा। प, फ दूसरा, त, थ, द, ध चौथा, ट, ठ दूसरा, उसके बाद में प, फ, ब, भ चौथा, क पहला, ल अंतस्थ, यानी कि ये आ गया अपना उत्तर सही। ठीक है, तो ये बाकी के क्या है? तो बाकी के हैं वो है महाप्राण। कौन से? महाप्राण, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है? देखो यहाँ पर अक्सर आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं या आप दूसरे जीके के कोई भी प्रश्न देखते हो तो प्रश्न जहां पर खत्म होता है उसके बाद में है या नहीं पर तो विशेष ध्यान देना। अक्सर ये जो रहता है नहीं है वगैरह वही गड़बड़ कराता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है? सघोष व्यंजन नहीं है। तो सघोष व्यंजन होते कौन से? सघोष व्यंजन होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और अंत्यस्थ, और उसके साथ में स्वर जो है वो सघोष व्यंजन होते हैं। तो अपन को देखना है कि तीसरा चौथा कहीं पर है क्या? देखते हैं। क पहला है, ख दूसरा है, ध चौथा है और न पांचवा है, ज, च, छ, ज, झ ये तीसरा चौथा है, प, फ, ब, भ ये भी तीसरा चौथा है। तो देखो यहाँ पर तीसरा चौथा आ रहा है तो बिल्कुल यह सघोष का है। ब, प, ब, भ जो है वो तीसरा चौथा है, ये भी सघोष का है। उसके बाद में त, थ, द, ध, न चौथा पांचवा है, ये भी सघोष का है। तो देखो क, ख कौन सा है? पहला दूसरा है। कौन सा? पहला दूसरा, तो ये जो आएंगे वह अघोष में आएंगे, अघोष, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? देखो पहला प्रश्न अपना क्या था? सघोष व्यंजन नहीं है। दूसरा प्रश्न है अघोष व्यंजन नहीं है। देखो यहाँ नहीं नहीं पर पूछा गया, और ये मैं आपको प्रश्न में मैं मर्जी से नहीं बना के बता रहा हूँ। ये जो प्रश्न है आज तक के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हिंदी से हैं वही प्रश्न है। तो आप ये मत सोचना कि सर जबरदस्ती नहीं है जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न ऐसे बने हुए हैं, विभाग ने बना रखे हैं। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? तो अघोष में कौन कौन से आ जाते हैं? पहला, दूसरा और तीनों सकार, श, श, स, ये ध्यान में रखना है। तो आपको देखो पहला है, बिल्कुल है, ये तो अघोष व्यंजन हुआ। थ, त, थ दूसरा है, ये भी अघोष व्यंजन हुआ। फिर य जो है वो अंत्यस्थ है। यहाँ पर अंत्यस्थ व्यंजन के लिए कुछ भी बात नहीं की गई है। फ क्या है? फ दूसरा है, प, फ, यानी कि य जो है वो अंत्यस्थ में आ जाएगा, यानी कि यह अघोष व्यंजन नहीं है। ये क्या है? सघोष व्यंजन में आएंगे। किसमें? सघोष में आते हैं। सघोष कहो तो भी, और अपन अभी घोष और अघोष की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर यह जो है वो सघोष में गिना जाएगा। बाकी य, र, ल, व अंत्यस्थ वर्ण आते हैं और ये अल्प प्राण में भी गिने जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष व्यंजन की अभी फिर से बात करते हैं। तो सघोष व्यंजन में कौन से थे? तीसरा, चौथा, पांचवा और अंत्यस्थ वर्ण और स्वर जो है वो सघोष में आते हैं। तो देखो यहाँ पर अंत्यस्थ वर्ण है, य, र बिल्कुल है। त, थ ये तो पहला दूसरा है, ये तो अघोष में आया। क, ख ये भी पहला दूसरा, ये भी अघोष में आया। प, फ ये भी पहला दूसरा, ये भी अघोष में आया। यानी कि यहाँ किसी में भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तो नहीं है, स्वर भी नहीं है, लेकिन अंत्यस्थ है। तो ये ध्यान में रखना है।
तो अंतस्थ वर्ण य र है। तो ये अपना ये प्रश्न का उत्तर निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ओ हो क्लास खत्म हो गई और पता भी नहीं चला टाइम का। तो दोस्तों इसी के साथ में अपनी ये क्लास समाप्त होती है। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपको। और मैं आपसे यही कहूँगा कि हिंदी व्याकरण के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हिंदी और हिंदी के अलावा राजस्थान जीके, भारत की ज्योग्राफी और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी अपन सारे टॉपिक को सॉल्व करेंगे और अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये भी जितना भी अपन पढ़ेंगे सारे का सारा एग्जाम रिलेटेड ही पढ़ेंगे, कोई भी दूसरी चीज़ नहीं रहेगी। और ऐसा ही पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है क्या? ऐसा नहीं कि फर्जी फर्जी चीज़ें मैं नहीं लाऊंगा आपके सामने। तो दोस्तों इतनी देर तक सुना उसके लिए धन्यवाद और मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।